हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए यानी पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रश्न जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की सीधे संभावना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं। ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? गुड़गांव यानी गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना हुई वर्ष 1984 में। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट संस्था है और इसकी स्थापना 1984 में हुई और ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगला देखें, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। बहुत सारी पर्यावरण से जुड़ी हुई थ्योरीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से एक है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। इसको प्रतिपादित किया था, इसको दिया था F.E. क्लीमेंट्स ने। ये एक वैज्ञानिक का नाम है F.E. क्लीमेंट्स। इन्होंने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में बताया था। अगला देखें, बुक एक है, उसका नाम दिया हुआ है और किसने उसको लिखा है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बुक का नाम है ग्रीन डेवलपमेंट। ये किताब का नाम है ग्रीन डेवलपमेंट यानी हरित विकास और इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं वो हैं W.M. एडम्स। W.M. एडम्स ने बुक लिखी है ग्रीन डेवलपमेंट। अगला देखें, इकोलॉजी इज सस्टेनेबल इकोनॉमी। इकोलॉजी इज सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये जो नारा है ये किस आंदोलन के दौरान उभरा? तो चिपको मूवमेंट के दौरान ये नारा दिया गया। चिपको आंदोलन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इन्होंने कहा कि जो इकोलॉजी है उसको नुकसान पहुंचा करके अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना सही नहीं है। सस्टेनेबल इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अगला देखें, एक शब्द है डीप इकोलॉजी। ये बहुत सारी शब्दावलियाँ दी हुई हैं, तो किसने इसके बारे में बताया, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो देखें कि डीप इकोलॉजी जो पहला शब्द है डीप इकोलॉजी, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, डीप इकोलॉजी करके याद कर लीजिए। ये दिया था और वैज्ञानिक का नाम तो आपको वैसे भी हिंदी अंग्रेजी में एक ही होता है। तो पेपर आपका जो प्रीलिम्स का होता है वो हमेशा बाइलिंगुअल यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। आपको चाहिए कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी एक बार इंग्लिश वाला वर्ज़न ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कभी कभी ट्रांसलेशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ऐसी दशा में इंग्लिश वाला जो वर्ज़न होता है उसी को सही माना जाता है। तो डीप इकोलॉजी शब्द जो है वो अर्नेस्ट नीस ने दिया था, अर्नेस्ट नीस। अगला जो है इकोलॉजिकल निच, इकोलॉजिकल निच यानी पारिस्थितिकी निकेत, ये जो है शब्द दिया था ये ग्रिनेल ने दिया था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये शब्द यानी जैव विविधता, ये शब्द दिया हुआ है वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। अगला देखें, इकोसिस्टम शब्द ये दिया हुआ है टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया हुआ है और इकोलॉजी, ये दो मिलते जुलते हैं। इकोसिस्टम टेंसले ने और इकोलॉजी शब्द दिया हुआ है अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल। आगे देखें, अगला फिर एक संस्थान के बारे में बताया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ये जो है इसका मुख्यालय चेन्नई में है और ये जो है 2003 में है। अभी ऊपर आपने देखा हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में पूछा गया था, वो गुरुग्राम में था, जबकि जैव विविधता प्राधिकरण जो है वो चेन्नई में है। स्थापना 2003 में हुई। अगला जो है एक किताब के बारे में पूछा गया है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी यानी भविष्य की जैव विविधता। ये किताब लिखी हुई है वंदना शिवा ने। ये बहुत ही जो है चर्चित एनवायरमेंटलिस्ट हैं यानी पर्यावरणविद हैं, ये वंदना शिवा। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। आप सभी ने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम ज़रूर सुना होगा।
ग्रीन हाउस गैस की परिकल्पना सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने दी? तो ये थे जोसेफ फ्यूरियर। इन्होंने सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। अगला तथ्य देखें। अब ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है तो अगला तथ्य उसी पर है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनका पोटेंशियल यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और वो किस क्रम में उनकी प्रभावशीलता है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस उत्सर्जन में ज़्यादा योगदान देती है और कौन सी कम, इनका क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट है उसमें उत्सर्जन उसमें योगदान देता है जो पृथ्वी को गर्म रखने में, वो है वाटर वेपर। कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे को लेकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस जरूर है, लेकिन जो वाटर वेपर यानी जो वाष्प होती है, पानी के गर्म होने से जो भाप बनती है, उसका पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है ग्रीन हाउस में योगदान करने में। तो सबसे पहले वाटर वेपर, इसके बाद फिर CO2 के बाद फिर मीथेन आएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में आप देखिए बहुत ढेर सारी जो है कि लिखी हुई हैं गैसेस, इनके नाम लिखे हुए हैं और क्रॉस का निशान ऐसे बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं हैं, यानी ये ग्रीन हाउस में योगदान नहीं देती हैं। ऑप्शन में आपको 4 गैसेस के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करिएगा। तो इसमें से जो आपकी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। N2 यानी सिर्फ नाइट्रोजन, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनका हमने क्रम देखा, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर यानी जल वाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। नीचे देखिए ये दिया हुआ है पैडी फील्ड यानी धान के खेत। हम सभी जानते हैं कि धान के खेत जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। तो धान के खेतों से गैस जो निकलती है वो N2O गैस निकलती है यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ ही साथ मीथेन भी धान के गैस खेतों से निकलती है। अब अगला देखें, एक तथ्य दिया हुआ है कि ये आपका पिछली सदी के मुकाबले इस सदी में यानी पिछले 100 वर्षों में वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई है। तो 0.8% जो है टेम्परेचर बढ़ा है पिछले 100 वर्षों में पूरे हमारे प्लैनेट का। अगला तथ्य देखें, UNFCCC एक जो है ये फ्रेमवर्क है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। ये कब लागू हुआ था? तो ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। UNFCCC फ्रेमवर्क 1994 को लागू हुआ। ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखें, ये यहाँ पर तथ्य अगला आ गया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो ये जो है इसकी 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये प्रोटोकॉल हस्ताक्षर कब किया गया? तो इस पर हस्ताक्षर हुआ है 11 दिसंबर 1997 को। और ये लागू कब हुआ है? तो लगभग 7 सालों के बाद 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, यानी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए पूरे विश्व के देशों ने साथ में आकर के एक प्रोटोकॉल साइन किया। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक जगह के नाम पे पड़ा है। बताइए आप कि ये जगह कहाँ पर है। अब जो है इसी क्योटो प्रोटोकॉल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दिया कि इन्होंने कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत की। कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से ही निकला है। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर कुछ उत्पादन कर रही है और उसमें पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो जितना भी वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रही है, जितना कार्बन उत्सर्जन कर रही है, उतना ही फिर उसको जो है कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं। या कोई कंपनी है जो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, या जो CO2 वो उत्पन्न कर रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर रही है, मिटिगेट कर रही है, तो उनको उतने ही कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट को आपस में खरीदा और बेचा जाता है। जो कंपनी कार्बन उत्सर्जन कर रही है उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना होता है, और जो कंपनी कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रही है, कार्बन को एब्जॉर्ब करवा रही है, उसके पास कार्बन क्रेडिट होते हैं, वो दूसरे को बेच सकता है। इसी को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ें। आगे जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये हुई 1979 में।
अगला जो है साइंस से जुड़ा हुआ ये सब कुछ बिंदु है कि अगर किसी चीज़ में हम नमक डाल दें, किसी चीज़ में हम साल्ट डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ता है। तो नमक डालने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ये देखिए एरो बना हुआ है ऊपर की ओर, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप भी इसी तरह की टेक्निक यूज़ करके अपने शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं। अगला बिंदु है कि अगर किसी चीज़ में हम इम्प्योरिटीज़ डाल दें, इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि, अशुद्धि डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अशुद्धि डालने से हमेशा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक वो घट जाता है। नीचे की ओर एरो बना है, अशुद्धि डालने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, जबकि नमक डालने से क्वथनांक बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर नहीं जानते इनके बारे में तो लूसेंट की एक जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव ब्लू कलर की, उसमें जो साइंस वाला पोर्शन दिया है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला जो है देखें कि अगर बर्फ़ में हम नमक मिला दें, बर्फ़ में अगर हम नमक मिला दें तो क्या होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बर्फ़ मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, यानी 0 डिग्री से वो 22 डिग्री आ जाता है। आपने देखा होगा जो बर्फ़ बेचने वाले जो ठेले होते हैं, अपना उनका एक केबिन होता है, उसमें आइसक्रीम रखते हैं वो, तो उसमें वो आइसक्रीम में नमक डाल के रखते हैं इसीलिए ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाए। अब अगला जो फैक्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। मुझे ईयर नहीं याद है किस ईयर पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया है। ये जो है हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कि वेवलेंथ किसकी कितनी है। हम सभी जानते हैं कि 3 तरह की अल्ट्रावायलेट किरणें सूरज से निकलती हैं, यूवी रेज़ ए, बी और सी। तो इसमें से जो ए वाली अल्ट्रावायलेट है यानी ये वाली, इसका जो वेवलेंथ है वो 320 से लेकर 400 नैनोमीटर है। ये वेवलेंथ का साइन ऐसे होता है। और यूवी रेज़ बी जो हैं उनकी वेवलेंथ है 280 से 320 नैनोमीटर। और सी, यूवी सी, ये 100 से लेके 180 नैनोमीटर इनकी रेंज होती है। तो ये हो गया अल्ट्रावायलेट किरणों का परास। इसके बाद अगला तथ्य है फोटोग्राफी ऑन मेटल, यानी धातुओं पर जो फोटोग्राफी की जाती है। ये किसने इसकी खोज की थी, तो जोसेफ नीपे जो है वो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने फोटोग्राफी ऑन मेटल का आविष्कार किया था। इसके बाद अगला जो है लास्ट के 2-3 पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि दूध से मक्खन जब बनता है तो कौन सा फोर्स उसमें लगता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल 2 तरह के फोर्स होते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है साइंस में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके कारण दूध से मक्खन अलग हो जाता है। अगला जो है फैक्स, आप सभी ने फैक्स के बारे में सुना होगा। तो फैक्स जो है वो दूर बैठे हुए व्यक्ति को मैसेज भेजने का एक साधन है। तो इसकी जो आविष्कार किया था फैक्स का वो अलेक्जेंडर बेन ने फैक्स का आविष्कार किया था। और अंतिम तथ्य इस वीडियो का है वो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, जबकि इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे वो पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, फैक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर बेन ने किया। तो ये हमने देखे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे आरओ प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथ ही वो सभी एग्ज़ाम जिनमें जीएस पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, एनवायरनमेंट पूछी जाती है, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए। आप भी पढ़ते समय इसी तरह के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं रिवीजन के लिए। नोट्स में कभी भी कोई फालतू चीज़ ना लिखें, नोट्स बल्कि नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर नोट्स बनाने का क्या मतलब हुआ। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ फिर किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।